हेलो नमस्ते वेलकम टू हाई लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी तरीके के लॉ रिलेटेड नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हमारा केस है चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रमा दास ईयर 2000 का। ये केस डील करता है एक गैंग रेप से और उसमें रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी को तय किया गया था इस केस में। और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि क्या यहाँ पे रेलवे लाइबल होगा और क्या उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। देखिए यहाँ पे जो आप चंद्रमा दास का नाम देख रहे हैं ये यहाँ पे पिटिशनर है। इन्होंने PIL फाइल की थी एंड शी वॉज एन एडवोकेट। तो ये फाइल करती है PIL उस गैंग रेप विक्टिम की के बिहाफ पे जिनका गैंग रेप यहाँ पे हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो एडवोकेट चंद्रमा दास ने ये रिट पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 226 यानी कि हाई कोर्ट में। कौन से हाई कोर्ट में? कैलकाटा हाई कोर्ट में, राइट। उन्होंने इसमें क्लेम क्या किया? उन्होंने इसमें क्लेम किया कॉम्पनसेशन फॉर हनूफा खातून, जो कि एक बांग्लादेशी वुमेन थी। ठीक है, तो वो इंडिया आई थी, उनके बिहाफ पे उन्होंने ये PIL फाइल की थी। ठीक है, देन होता क्या है इसमें? PIL नहीं, सॉरी, रिट पिटिशन। देन इसमें आगे क्या होता है? हुआ क्या था जब ये घटना हुई थी तो हनूफा खातून जो रहती हैं वो रेलवे स्टेशन पर आई थी। तो रेलवे स्टाफ ने उन्हें मिसलेड किया और उन्हें लेकर चले गए यात्री निवास में, यानी कि रेलवे गेस्ट हाउस में। वहां पर उनको लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे होता क्या है? 4 रेलवे एम्प्लॉयज रेप्ड हर, यानी 4 रेलवे एम्प्लॉयज ने उनका गैंग रेप किया एंड शी समहाउ एस्केप्ड। वहां से वो निकल जाती है, लेकिन फिर से एक बार एक दूसरे पर्सन ने उन्हें अगेन डिसीव कर लिया, धोखा दे दिया। बिकॉज वो वैसे भी बांग्लादेशी थी, इंडियन नहीं थी, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी रही होगी। डिसीव कर लिया एंड उन्हें फ्लैट में ले जा करके अगेन उनका रेप किया गया। ठीक है, फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि जो उस फ्लैट के लैंडलॉर्ड होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को एंड देन शी वॉज फाइनली रेस्क्यूड। तो ये थे इस केस के फैक्ट्स। तो एक बांग्लादेशी वुमेन थी जिनका कि रेलवे के गेस्ट हाउस में पहले उनका रेप हुआ एंड आफ्टर डेट अगेन उनका एक अदर पर्सन ने भी रेप किया। नाउ अब इस रेट पिटिशन में क्या क्या इश्यूज थे देखते हैं। फर्स्ट इशू वाज शुड विक्टिम गो टू सिविल कोर्ट इंस्टेड ऑफ रेट पिटिशन अंडर 226 हाई कोर्ट। पहला कोर्ट का ये था कि क्या यहाँ पे सिविल कोर्ट की सिविल लाइबिलिटी बनती है कि आप वहाँ पे जा करके अपनी जो भी रिलीफ आप क्लेम करना चाहते हैं आप सिविल कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ना आइए। क्या ऐसा यहाँ पे हो सकता है? इट वॉज फर्स्ट इशू। सेकेंड, does locus standi exist for चंद्रमा दास? locus standi means right to be heard। क्या यहाँ पे चंद्रमा दास, क्योंकि वो यहाँ पे विक्टिम तो है नहीं, शी इज एन एडवोकेट, तो क्या यहाँ पे उनका लोकस स्टैंडी है? क्या उनके पास राइट टू हर्ड है, राइट टू बी हर्ड है? थर्ड इज कैन अ फॉरेनर क्लेम फंडामेंटल राइट। अब देखिए जो यहाँ पे विक्टिम थी हनूफा खातून, वो कौन थी? एक बांग्लादेशी वुमेन थी। ठीक है, इंडियन नहीं थी। तो यहाँ पे बात ये आती है कि 226 के तहत हम जो क्लेम करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स है, तो क्या वो फॉरेनर को भी यहाँ पे अवेलेबल है? दिस वॉज द थर्ड इशू। एंड लास्ट वॉज इज रेलवे और यूनियन ऑफ इंडिया वाइकेरियसली लाइबल। क्या यहाँ पे रेलवे की वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है? क्योंकि रेलवे के कुछ स्टाफ ने यहाँ पे रेप किया था और रेलवे के गेस्ट हाउस में रेप हुआ था, तो क्या उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी यहाँ पर बनेगी या नहीं बनेगी? ये यहाँ पे थे इश्यूज। अब देखते हैं पेटिशनर के और रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। तो चलिए अब देखते हैं पेटिशनर के और रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट। उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये केस पहले हाई कोर्ट में गया था 226 के तहत में, और वहाँ से यहाँ पे रिलीफ मिल गई थी पेटिशनर को, यानी कि चंद्रमा दास को। ठीक है, तो ये अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में और हम यहाँ पर देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे और क्या क्या कंटेंशंस थे दोनों के, रिस्पोंडेंट के और पेटिशनर के। तो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट से जो केस है वो चंद्रमा दास के फेवर में गया था और 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था। तो यहाँ पे जो ये अपील की गई है वो रेलवे बोर्ड ने की है चंद्रमा दास के खिलाफ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेटिशनर हो गया है वो यहाँ पे रेलवे बोर्ड है। तो सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द रेलवे बोर्ड और यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पेटिशनर का क्या था? यहाँ पे मैंने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट अपील, ध्यान रखिएगा। तो होता क्या यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दिया पेटिशनर ने? पहला यानी रेलवे बोर्ड का पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो एक्ट है रेप का, दिस इज अ पर्सनल एक्ट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने रेप किया है, तो यहाँ पे रेलवे की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। रेलवे इज अ बोर्ड, वो तो स्टेट में आ जाएगा, तो रेलवे की यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनती है।
सेकेंड उनका कंटेंशन था कि ये जो रेमेडी आपने फाइल की थी हाई कोर्ट में और जो आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस, आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए है। आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट में आने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। देन द थर्ड कंटेंशन वॉज, विक्टिम जो यहाँ पे था वो कैसा था, फॉरेनर था, ठीक है, तो यहाँ पे उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते। ये कंटेंशन भी किसका था, यूनियन ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड का। देन लास्ट वॉज, स्टेट कांट बी वाइकेरियसली लाइबल फॉर रेप। वही बात आती है कि रेप तो किसने कमिट किया, एम्प्लॉयज ने कमिट किया है, तो यहाँ पे हम रेलवे बोर्ड को कैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत उनको लाइबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट तो रेप कर नहीं सकता है, तो यहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं बनती है। दीज वर द कंटेंशंस ऑफ पिटिशनर। अब देखते हैं रिस्पोंडेंट यानी कि चंद्रमा दास के कंटेंशंस क्या थे। सो फर्स्टली शी सेड दैट आर्टिकल 21 वॉयलेशन है किसका, आर्टिकल 21 का जो वॉयलेशन होता है ये केवल सिटीजन के लिए नहीं है, वहाँ पे आर्टिकल 21 में क्या वर्ड यूज है, पर्सन वर्ड यूज है, विच इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, दैट मीन्स फॉरेनर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये वाला जो कंटेंशन था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं अवेलेबल होंगे, ये वाला कंटेंशन कट जाता है। देन शी ऑल्सो सेड दैट रेप जो है ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 21 का, विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 यहाँ पे वॉयलेट हुआ है जो कि पर्सन के लिए भी अवेलेबल है। देन शी सेड स्टेट्स ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। स्टेट की ड्यूटी बनती है, कोई भी अगर विदेशी पर्यटक आपके यहाँ आया है, कोई टूरिस्ट आपके यहाँ आया है, इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दैट पर्सन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर। ओके, सो हियर स्टेट इज फेल्ड इन सेविंग दैट पर्सन, हनूफा खातून, तो यहाँ पे उनकी जो है लाइबिलिटी बनती है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में सफल नहीं हुए हैं। अब देखते हैं इसमें जजमेंट क्या हुआ। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया दैट आर्टिकल 20, 21 एंड 22 दीज 3 आर्टिकल्स आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन विच इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो यहाँ पे जो ये जजमेंट है, मतलब जो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं ये तीनों, इनके लिए पर्सन वर्ड यूज हुआ है तो ये सबके लिए अवेलेबल है। देन भाई आर्टिकल 21 जो है रेप, यहाँ पे रेप जो हुआ, रेप की वजह से आर्टिकल 21 वॉयलेट हो जाता है, ठीक है। देन स्टेट कांट एस्केप लाइबिलिटी, जो वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात हो रही है, स्टेट उससे भाग नहीं सकता है। देन यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन दिया था हाई कोर्ट ने, जिसकी अपील है, उसी कॉम्पनसेशन को इन्होंने वैलिड किया कि यस 10 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन विच वॉज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट कैलकाटा इज वैलिड, और ये पे होना चाहिए। और ये पेमेंट कैसे होगा, टू बी पेड बाय द हेल्प ऑफ हाई कमिश्नर फॉर बांग्लादेश। तो हाई कमिश्नर बांग्लादेश की तरफ ये पेमेंट कर दिया जाएगा, विद इन 3 मंथ्स ये पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि रेलवे भले ही क्या है, एक कमर्शियल एक्टिविटी है, नॉट अ सोवरेन फंक्शन, ये सोवरेन फंक्शन नहीं है, तो आप किसी भी तरीके की सोवरेन इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी, रेलवे इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन जाता है हनूफा खातून और चंद्रमा दास के फेवर में, और उन्हें 10 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन 3 महीने के भीतर भीतर पे करने का आदेश हाई कमिश्नर बांग्लादेश के द्वारा दिया जाता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आया होगा।